हेलो बच्चों, एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं हमारे प्रैक्टिस जो पेपर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। और ये है पार्ट, आज का जो पार्ट है वो है 16। और आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन। और ये पेपर है सी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, एम सीरीज है। आज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 41 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक होंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। और जैसा कि आपको पता है इसके 5 पार्ट्स हैं और ये 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हमने एम सीरीज के कर लिए हैं, गणित और विज्ञान का चल रहा है, और उसके बाद में एसएसटी हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर का पेपर हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम एनालिसिस कर सकें कि हमने जितना याद किया है, हमने जितना समझा है, उसको हम एग्जाम हॉल के अंदर इन 2.5 घंटों के अंदर हम कितना अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का पेपर। और ये क्वेश्चन नंबर है 41। तो ये 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, √91 प्लस √70 प्लस √121 इसका क्या मान है, इसकी क्या वैल्यू है वो हमें निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो रूट है इसको सॉल्व करेंगे। तो 121 किसका रूट होता है, ये होता है 11 का। ठीक है, अब प्लस 70, अब इस एज इट इज संख्या को लिख लीजिए आप, प्लस 90। ठीक है, 70 प्लस 11 कितने होते हैं, 81। और ये 81 का रूट आ गया प्लस 90। 81 किसका रूट होता है, 81 किसका रूट होता है, ये होता है 9, ये है 91। ठीक है, ये होता है 9 का रूट होता है। ठीक है, अब 91 में 9 को ऐड किया तो कितना आएगा, ये आएगा 100। 100 किसका रूट होता है, 10। तो इसका क्या वैल्यू आएगी, 10। 10 कौन से आंसर में दिया, ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में ये आपको आंसर आपका मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 42 क्वेश्चन नंबर, और इसके अंदर एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए गए, 784 पौधे व्यवस्थित किए गए पार्क के अंदर, अरेंज किए गए ताकि पंक्ति के अंदर पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या जो है उसके समान हो। ठीक है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे आए। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में हमें पौधों की संख्या बतानी है। In a park, 784 plants are arranged so that number of plants in a row is the same as the number of rows the number of plants in each row is. अब जितनी रो है उतनी प्लांट निकालने हैं, तो इसमें क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो 784 का, वैसे तो इस क्वेश्चन में आप एक एक करके निकाल लीजिए, आपको सेकंड में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है। और यदि आपको याद है तो और भी अच्छी बात है कि 28 का स्क्वायर 784, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कथन दिए गए हैं, उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। यहाँ पर अनुपात है, यहाँ पे गुणन है, और यहाँ पर योग एक समान रहता है, यहाँ पर अंतर एक समान रहता है। इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली विद ईच अदर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग समेशन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। इसमें से सही आंसर हमें ढूंढना है। तो ये जो दो राशियां हैं x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, x प्रोपोर्शन टू 1/y। अब इस प्रोपोर्शन को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी। तो x इक्वल टू, मान लीजिए कांस्टेंट कुछ भी मान लीजिए, k मान लेते हैं, k/y। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू x y हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जब दोनों का गुणन होता है ना वो एक समान रहता है। तो गुणन का मान कहाँ है, वह ये आ गया ऑप्शन सेकंड के अंदर।
उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रीमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब आ जाते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये 44। क्या कह रहा है 44 क्वेश्चन कि दिया गया है आपको वैल्यू जो गिवन है वो 7y/6 और इसकी जो आंसर आएगा वो तीनों एक जैसे ही है, y। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, यहाँ y की वैल्यू को पुट करना, y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर तीनों राशियां जो वो एक समान आती है। ठीक है, एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 42y आएगा। ठीक है, अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है कि ये भी सेम आए, ये भी सेम आए, ये भी सेम आए, तीनों एक जैसी आए। तो y की हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, तो हम y की वैल्यू एक एक करके, एक बार 2 रख करके देख लेते हैं, एक बार 4 रख करके देख लेते हैं। तो अब 4 से होता है कि नहीं होता है, अब यहाँ y की जगह मैंने 4 रख दिया। ठीक है, अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 444। ठीक है, तो यहाँ तीनों एक जैसी वैल्यू है, हमें तीनों एक जैसी वैल्यू चाहिए थी, वही हमारी y की वैल्यू थी। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ गया 4। ठीक है, y का मान क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये आंसर है ऑप्शन 3। यदि आपके सामने ये असमंजस हो कि y की जगह कौन सी वैल्यू रखें 1 2 3 4 बहुत सारी वैल्यूज है, तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर जो वैल्यू दी गई है उसी को ही रखने की कोशिश करें, जिससे कि आप जल्दी से अपने आंसर तक पहुंच जाएं और समय आपका बच सके। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3 4। अब आ जाते हैं, ये एक क्वेश्चन है ये वॉल्यूम का। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी? टू फिल ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक? तो रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे इसका? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ये है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, ये इसके अंदर पानी है, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एरिया ऑफ बेस हो गया। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया। एरिया ऑफ बेस जो है वो कितना हमें दिया गया, 700। और हमें हाइट ज्ञात करनी है, व्हाट विल बी द हाइट, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को हमने h लिख लिया। वॉल्यूम कितना दिया गया वाटर को, 140। ठीक है, तो 140 हमने यहाँ लिख लिया। अब h कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 140/700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मीटर को हमें यहाँ, हमें जो आंसर है वो कौन सी यूनिट में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया, और 7 2 जा 14। ठीक है, 20। अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 45 का सही आंसर हो गया ऑप्शन 2, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी? मुद्रा का योग सिखा रहे हैं, मनी का एडिशन आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो कौन सी टेक्निक का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके, आपका जो टीचिंग है वो सक्सेस हो सके? आईसीटी का यूज करके, मॉडल का प्रयोग करके, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको देंगे? तो सबसे जो बेस्ट रणनीति है वो है रोल प्ले। ठीक है, आपने बच्चों को कुछ पैसे दिए, इस तरह से मार्केट में जाते हैं, कितने पैसे खर्च किए, उसको एडिशन करेंगे, उसका माइनस करेंगे, तो वहां पर बच्चे जो है वो और बेटर तरीके से सीख सकते हैं। और इसी का सबसे अच्छा मेथड ये है कि क्लास के अंदर ही जो बच्चों के खिलौने वाले रुपए आते हैं, मनी आती है, उसके द्वारा भी इसको खेल करके सीखा जा सकता है। ये बेस्ट मेथड है। तो ये हो गया रोल प्ले मेथड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ।
क्या कह रहा है क्वेश्चन 47? अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने के लिए कहा। एक टीचर है, उसने अपनी क्लास में बच्चों को गुणा सिखा दिया। अब वो कह रहा है कि 48 को 4 से गुणा करके बताइए। तो उनके जो छात्र है उसमें से एक ने इसे मौखिक ही हल कर दिया। कैसे हल किया? 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ देते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की इस रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? After teaching the concept of multiplication to her class, a teacher asked her children to multiply 48 by 4. One of her students solved it orally as to multiply 48 by 4. We first add 48 to 48, which makes 96, and remain the another 96 to reach 192. So answer is 192. So what can you say about his strategy to multiplication? आइए देखते हैं कि हम इसको क्या कहेंगे। चारों ऑप्शन को पढ़ना है अच्छे से। फर्स्ट कहता है कि बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। उसे गुणा की अवधारणा समझ में ही नहीं आई है। दी गई समस्या एक गुणा समस्या, योग की समस्या नहीं है। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। हमें बेस्ट आंसर देना है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, बार बार जोड़ते ही तो हैं। जैसे 2 इंटू 2 4 है, ठीक है। 4 इंटू 2 है तो क्या हो गया, 8 आ गया। तो 2 को 2 से ऐड किया तब 4 आया, और 4 को 2 बार ऐड करना है आपस में तब 8 है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि गुणा को हम बार बार योग के रूप में उस बच्चे ने समझा है और अपना आंसर दिया है। तो यह ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चे ने क्या समझा इस अवधारणा को, तो उसने इस तरीके से समझा है कि बार बार एडिशन करेंगे। यहाँ पे 48 था, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करने का बाद का मतलब है कि उसे 4 बार लिख दो और उसका ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बच्चे ने समझा था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा, बच्चों को पढ़ाना की घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। Which one of the following should be taken up as initial activity in introducing the concept of time to young learners? Discussing about the prior experience with the phrases related to time, teaching children how to read in clock, teaching children how to calculate elapsed time, conversion of time in different units. हम बच्चों को समय की अवधारणा, टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैसे शुरुआत करनी होगी। जब भी हम बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, उनकी जो प्रायर नॉलेज है, जो पूर्व अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम अपना जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, जो कंसेप्ट पढ़ाना चाहते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो ये तो सीधा सा आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। समय से संबंधित जो वाक्यांश है उसके साथ पूर्व अनुभवों के बारे में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया 48 क्वेश्चन। अब आता है जल्दी से आ गया 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट। छात्रों के विकास की निगरानी, निर्देशक निर्णय, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है, हमें नहीं को ढूंढना है। तो छात्र के विकास की निगरानी, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ, तो ये तो है। ये इवोल्यूशन से हम बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है, जो ग्रेजुअली जो उनमें चेंज आ रहा है नॉलेज के अंदर, तो उसकी तो निगरानी हम करते ही हैं, मॉनिटरिंग करते ही हैं। तो ये तो होता है उद्देश्य। मूल्यांकन से हम उनको निर्देशन गाइड कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बच्चों को। तो ये भी उसका मूल्यांकन का तो उद्देश्य होता है मुख्य। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, हम अपने पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता कितना इफेक्टिव है, हम अपने टीचिंग मेथड की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं मूल्यांकन के जरिए, असेसमेंट के जरिए। लेकिन प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को रैंकिंग करना, ये इसका उद्देश्य तो कतई नहीं होता है। तो यहाँ डी से हो जाएगा। अब डी कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन 2 में दिया गया। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑफ 49th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? प्रदर्शन है, व्याख्यान है, गतिविधि है, या समस्या समाधान विधि है? मिडिल
लेवल है, 8th क्लास का लेवल है, उसमें अगर आपको मैथ्स पढ़ानी है तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल मीन्स 8th क्लास? डेमो मेथड है, लेक्चर, एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो देखिए क्लास कौन सी है? मिडिल क्लास है, 8th क्लास है, तो यहाँ गणित पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या कौन सी होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि होगी। ठीक है, और जो यदि यहाँ प्राइमरी लेवल दिया हुआ होता तब हम कौन सा आंसर चूज करते? ऑप्शन 3 चूज करते हैं, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास है तो यहाँ आ जाएगा समस्या समाधान विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो बच्चों ये है सीटेट 2018 के मैथ साइंस के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे हम अपनी नॉलेज का। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़। थैंक यू।